हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और आंकड़ों का संगठन। इसका फर्स्ट पार्ट हमें कर चुके हैं। इस चैप्टर के हमने 2 वीडियोज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। अब उसमें हमने चर की परिभाषा के बारे में बताया था। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले हम जानते हैं शुद्ध आंकड़े क्या होते हैं। शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता के दौरान इकट्ठे करता है। जो आंकड़े आदमी शुरू में जाकर के अनुसंधानकर्ता जाकर के प्राथमिक स्रोत से इकट्ठे करता है उसे शुद्ध आंकड़े कहते हैं। इन्हें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग से पहले इन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है, जो कि हम आज के चैप्टर में पढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए पीछे 11वीं के 20 विद्यार्थियों द्वारा शास्त्र के विषय में जो प्राप्त अंक किए हैं उन किस प्रकार से दिखाए गए। जैसे मान लीजिए दिखाए गए वो एक छात्र के 30 है, 20 है, 15 है, 30 है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त आंकड़े हैं विभिन्न छात्रों के। तो ये उपरोक्त आंकड़े शुद्ध आंकड़े कहलाएंगे। इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त होते हैं, इनकी समानता पाई जाती है, इन्हें सजातीय आंकड़े कहा जाता है क्योंकि एक जैसे आंकड़े हैं। उपरोक्त आंकड़े शुद्ध आंकड़े कहलाएंगे। सांख्यिकी के लिए आंकड़े उपयुक्त होते हैं जिनमें समानता पाई जाती है, इन्हें सजातीय आंकड़े कहा जाता है। आंकड़ों की एक मत जैसे किसी वस्तु की कीमत, माद, विस्तार आदि कहा जाता है। इन आंकड़ों के द्वारा कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले इन अनुसंधानकर्ता इनका व्यवस्थित करना, वर्गीकरण करना आवश्यक है और इनका व्यवस्थित करने के लिए अनुसंधानकर्ता श्रृंखलाओं के रूप में इनका वर्गीकरण करता है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्रृंखलाएं क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर इसी पर डिपेंड करते हैं। पहले श्रृंखलाएं सीरीज क्या है ये जानेंगे हम। सीरीज जानने के लिए शुद्ध आंकड़ों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में किया जाता है। श्रृंखलाओं से अभिप्राय, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने यहां से लेके श्रृंखलाओं से अभिप्राय या श्रृंखलाओं से अभिप्राय उन आंकड़ों से है, उन आंकड़ों से जिन्हें किसी क्रम या विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आ गया आपको? श्रृंखलाओं से हमारा अभिप्राय आंकड़ों को किसी विशेषता या क्रम के आधार पर प्रस्तुत करना ही श्रृंखला कहलाता है। क्लियर? क्योंकि श्रृंखला में, सीरीज में बड़े मुश्किल बच्चे महसूस करते हैं कि श्रृंखला क्या होती है। आंकड़ों को किसी विशेषता के आधार पर प्रस्तुत करना या किसी क्रम पर में प्रस्तुत करना ही श्रृंखला कहलाता है। तो इसके बाद हम आगे सुनते हैं, मदों को भिन्न भिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण के लिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा शास्त्र के पेपर में अंकों के विद्यार्थियों को रोल नंबर के अनुसार घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अंकों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए, जिसे श्रृंखला कहा जाएगा। और इस स्थिति के अनुसार सांख्यिकीय श्रृंखला उन आंकड़ों को, आंकड़ों गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। श्रृंखलाओं के प्रकार क्या है? अब श्रृंखला की भाषा जानने के बाद हमें जानना है कि उसके प्रकार कौन कौन से टाइप ऑफ द स्टैटिक सीरीज। सांख्यिकीय श्रृंखला के निम्न 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रृंखला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है आवर्ती वितरण श्रृंखला फ्रीक्वेंसी सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन। आवर्ती श्रृंखला का निम्नलिखित 2 भागों में आगे वर्गीकरण किया जाता है। विविध श्रृंखला या आवर्ती डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरी या आवर्ती वितरण या वर्गांतर श्रृंखला, जिसका हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर द क्लास इंटरवल क्लास। ये सबसे पहले हम, जैसे कि हमने बताया था, सीरीज 2 प्रकार की। पहली सीरीज है वह व्यक्तिगत श्रृंखला इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए 11वीं कक्षा के 20 विद्यार्थियों द्वारा शास्त्र के विषय में प्राप्त अंकों का अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया जाए तो इसे व्यक्तिगत श्रृंखला कहा जाएगा। हर आदमी का अलग अलग अपना दिखाया जाए तो व्यक्तिगत श्रृंखला कह जाएंगे। इस श्रृंखला में मदों का कोई वर्ग नहीं होता। श्रृंखला 2 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, क्रम के अनुसार। व्यक्तिगत श्रृंखला का प्रस्तुत करने की एक विधि, मदों को किसी क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों के अंकों को या तो उनके नंबर के अनुसार या हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के उनके कमरों के अनुसार प्रकट किया जाता है।
इसे हम एक तालिका द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए जो आपके सामने तालिका है, रोल नंबर दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, रोल नंबर दिए अंक दिए हुए हैं। जैसे एक रोल नंबर के 30, 2 के 25, 3 के 15, 4 के 25, 11 के 40, 12 के 20, इस प्रकार से जो आपके सामने प्रस्तुत है, इस प्रकार से हर आंकड़े का अपना अपना व्यक्तिगत होता है। आंकड़ों का आरोही अवरोही क्रम। दूसरा इसका एक और रूप है कि यदि हम उसको आरोही अवरोही क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में व्यक्तिगत श्रृंखला को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें शुद्ध आंकड़ों को उठा करके क्रमबद्ध किया जाता है। सबसे पहले छोटा है, सबसे बड़ा लिया जाता है, जिसे हम बढ़ते बढ़ते क्रम में कहते हैं। इसको हम आरोही और अवरोही क्रम में करते हैं। इनमें नीचे आंकड़े दिए गए हैं, वही आंकड़े जो मैंने पहले आपको दिखाए थे, या मैंने आरोही क्रम में लगाए, बढ़ते हुए क्रम में लगाए हैं, और यहाँ घटते हुए क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं, घटते हुए क्रम में लगाए गए हैं। सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा 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 छोटा, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। सेकंड आता आवर्ती वितरण श्रृंखला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। ये है इसकी व्यक्तिगत श्रृंखला, तो बहुत आसान है, हर बच्चा आराम से आसानी से कर लेगा। लेकिन जैसे कि आपको बताया जा चुका है, वितरण के आधार पर श्रृंखला दो प्रकार की होती है। हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया खंडित श्रृंखला, इसको भी श्रृंखला कह रहे थे, खंडित श्रृंखला कह रहे थे, आवर्ती श्रृंखला कहते हैं। किसी भी नाम से जाने आप, 3 नाम। इसका सेकंड पार्ट है खंडित श्रृंखला, सामूहिक वितरण श्रृंखला भी कहते हैं। इन्हें समझने के लिए निम्नलिखित धारणाओं का समझना आवश्यक है कि आवर्ती क्या है, वर्ग आवर्ती क्या है, मिलान रेखाएं क्या है। सबसे पहले हम पूछते हैं आवर्ती। किसी सांख्यिकी का समूह में एक पद का जितनी बार आती है, जितनी बार रिपीट होती है, उसे उस पद की आवर्ती कहा जाता है। समझिएगा, आवर्ती बहुत सिंपल सी बात है, जो इकाई जितनी बार रिपीट होगी उसकी उतनी ही आवर्ती है। उदाहरण के लिए कक्षा 11वीं 20 विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र के विषय में प्राप्त अंकों को हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। जो हमने आंकड़े लिए थे, इस आंकड़े में देखो 20 अंक कई बार आए हैं। उपरोक्त उदाहरण में 20 अंक 2 बार आए हैं। इसमें 1 2 3 बार आए। यहाँ 1 2 3 4 5 बार आया है। तो यहाँ जो आंकड़े हैं, इसकी एक गलती लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ हमारा 1 तो ये आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी आवृत्ति 5 है। तो 20 की आवृत्ति हम कहेंगे, 20 अंक की आवृत्ति वो 5 है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वर्ग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी वर्ग में आने वाली मदों या अक्षरों संख्या का वर्ग आवृत्ति कहा जाता है। वर्ग आवृत्ति का उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि 5 से 10, 10 से 15, 20 से 15 है, उस प्रकार की जो आवृत्ति है उसको जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, ये यहाँ लिखा हुआ है। देखिए जैसे 10 से 5 10 से 0 से 5 5 से 10 10 से 15, इस प्रकार जो क्रम बढ़ते हैं इसको हम पूरी संख्या को हम क्या बोलते हैं? मदों संख्या को आवर्ती कहते हैं। इस वर्ग की आवर्ती, वर्ग आवृत्ति। किसी भी वर्ग में आने वाली मदों या अक्षरों को उस वर्ग आवर्ती कहा जाता है। उदाहरण के लिए 10 और 15 वर्ग में 4 बार मिला, इसके मान लिया हमारा 5 है, इसका मान लिया हमारा 6, ये हमारा 8 है। तो आपकी ये आवर्ती है। 4 विद्यार्थी हो तो ये आवर्ती होगी हमारी 5 6 7। इसके बीच में आने वाले अंक क्या 6 है, और 0 से 15 के 5 के बीच में आने वाले 5 है, और 10 से 15 के बीच में आने वाले 8। तो आपको समझ में आ गया आवर्ती क्या है। फिर आवर्ती फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, बार बार आती है। मिलान रेखाएं बड़ी आसान सी बात है। प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति की जो हम डंडे के रूप में दिखाते हैं, उसे प्रकट किया जाता है, मिलान रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक मूल्य प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाई के लिए एक रेखा खींची जाती है, इन रेखाओं को आवर्ती कहते हैं। इसके फलस्वरूप आवृत्तियों की गणना करने के लिए मैं आवृत्तियों के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। जैसे आवृत्ति हमारी मिलान रेखा बोलते हैं। पहली मिलान रेखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं को हम इस प्रकार लिखेंगे, छठी फिर इस प्रकार लिखेंगे, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को फिर क्रॉस करेंगे, जब 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं को फिर इस प्रकार करेंगे। यानी 5वीं कोर्स चल रही है, इसी प्रकार चलते हैं। इस प्रकार हम मिला लेते हैं। इनके फलस्वरूप आवृत्तियों की गणना सरल हो जाती है। और विधि को उन्मिलन विधि, 4 क्लास क्रॉस मेथड भी कहा जाता है। इन रेखाओं को गिनकर वर्ग के सामने लिख दिया जाता है। अगला वियुक्त या खंडित श्रृंखला या आवर्ती रूप किसे कहते हैं? वियुक्त या खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला है
जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक का एक अपना निश्चित माप होता है। ऊपर व्यक्तिगत श्रृंखला के उदाहरण में दिए गए आंकड़ों में विविध श्रृंखला उदाहरण में दिए गए आंकड़ों में विविध अखंड श्रृंखला के रूप में निम्नलिखित तालिका दिखा रहा हूं आपको। देखिए जैसे 10 है, ये 2 बार है, इसमें 2 आवृत्ति है, 15 4 बार है, तीसरे 15 आवृत्ति है, 20 है वो 5 बार है, 5 आवृत्ति है, 25 3 बार है, 3 आवृत्ति है, 30 4 बार आवृत्ति है, 40 1 बार है, 45 1 बार है। ये हमने जो डाटा लिए थे उनमें से हमने छांटे हैं। आगे सतत या अवशिष्ट श्रृंखला या आवृत्ति में किसे कहते हैं? सतत श्रृंखला, सतत का मतलब कंटिन्यू लगातार वह श्रृंखला जिसमें इकाइयों का एक निश्चित माप संभव नहीं होता, इसलिए कुछ सीमाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। इन सीमाओं को वर्गांतर कहा जाता है। श्रृंखला में इकाइयों को वर्गांतरों में लिखा जाता है। प्रत्येक वर्गांतर के सामने उसकी आवृत्ति लिखी जाती है। ऊपर दी गई व्यक्ति के श्रृंखला के उदाहरण में श्रृंखला के रूप में निम्नलिखित तालिका में इस तालिका के देखिए जैसे कि 0 से 10 2 आवृत्ति है। ये इसमें बीच में हमें मान हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो 0 और 10 के बीच में हमें 2 है। 10 और 20 के बीच में 4 है, 20 और 30 के बीच में 8 है, 30 और 40 के बीच में 4, 40 और 50 के बीच में 2 इकाइयां। ऊपरी सीमा अपर लिमिट वर्ग की बड़ी संख्या या अंतिम को उन सीमा कहा जाता है या ऊपरी सीमा कहा जाता है। उदाहरण के लिए 5 और 10 में 5 निचली सीमा है, 10 ऊपरी सीमा है। ये निचली सीमा को L1 और ऊपरी सीमा को L2 के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग विस्तार क्या होता है? किसी वर्ग की ऊपरी सीमा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के बीच में जो सीमा का अंतर होता है उसको वर्ग विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए 10 और 15 है, तो 10 और 15 के बीच में इसको वर्ग विस्तार कहेंगे हम। 10 15 बड़ी इकाई में से छोटी इकाई घटा दो, वो वर्ग विस्तार हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए ये इसके बीच में हमारा अंतर कितना है? 15 में से 10 गया कितना है? 5। तो इसका वर्ग विस्तार कितना? 5 है। यदि हमारा ये होता 10 से 50 होता और इसके बीच का वर्ग विस्तार कितना आता? 50 में से आप 10 घटा दो, कितना? 40 आया। इसको बोलते हैं वर्ग विस्तार। चलिए इसके बाद हम चलते हैं मध्यम मूल्य। मिड वैल्यू कहता है किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के मूल्य को मध्यम मूल्य कहा जाता है। अब मध्यम मूल्य ज्ञात करने के लिए हम उच्च सीमा तथा निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, हम निकल आता है। जैसे हमारा उच्च सीमा मान लिया हमारी 10 है, निम्न सीमा हमारी 10 है और उच्च सीमा हमारी 20 है। तो दोनों को जोड़ेंगे 10 + 20 कितना हुआ आपका? 30 और 30 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आया 15। तो आपका मध्यम मूल्य कितना है? 15 है। इस प्रकार आपने इसका ज्ञात करना है। चलिए इसके बाद दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना। आवर्ती वितरण ऐसे पता है श्रृंखला के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, हम इस विषय पर अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपवर्ती सम्मिलित श्रृंखला, जिसको एक्सक्लूसिव सीरीज भी बोलते हैं। अपवर्ती श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी सीमा की मूल्य सत्र वाला मत और उस वर्गांतर के सम्मिलित न होकर के अगले में सीमित होता है, निचली सीमा में होता है। उदाहरण के लिए 10 और 15 है। इस वर्ग में 10 से 14 तक की मदों की आवृत्तियां ही शामिल होगी, इसमें 15 शामिल नहीं होगा। यदि किसी मद का मूल्य 15 है तो वह 15 से 30 में आएगा। समझ में आ गया आपको? इसमें जैसे यहां आप इस तालिका में देख रहे हैं, इसमें 10 और यहां जितने भी अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक के जो अंक है वो इसमें शामिल होंगे। बट यदि यहाँ 10वां है, 10 है, तो ये 10 है, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये आप देख रहे तालिका, तो इसमें जो इसका ऊपरी अंक अगले का निम्न अंक मिलेगा, इसका ऊपरी अंक अगले का निम्न मत मिलेगी अगले वर्ग की। इस वर्ग की लास्ट जो मूल्य है वो अगले वर्ग का निम्न मूल्य होगा। समावेशी सम्मिलित श्रृंखला किसे कहते हैं? इनक्लूसिव सीरीज किसे कहते हैं? समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल होती हैं, अर्थात किसी वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में ही शामिल होता है, वो अगले वर्ग में शामिल नहीं किया जाता।
जैसे कि हमने पिछले में बताया था, निचली सीमा के बराबर नहीं होती, वह कुछ अधिक होती है। उदाहरण के लिए 10 और 15, 15 से 19। यहाँ देखिए आप 0 से 9 है, 2 है, यहाँ 10 हमने लिया ही नहीं है, 10 अगले में लिया है, तो इसको समावेशी बोलते हैं। समावेशी मतलब उसी में शामिल है। इसमें हमने 10 है, इसमें 10 था, वो इसमें शामिल नहीं था, बट इसमें शामिल था। ये हमने 10 लिया ही नहीं है। 0 से 9 कर दिया, 10 से 19 कर दिया, 20 से 29 कर दिया, 30 से 39 कर दिया, 49 से 40 49 कर दिया। अब खुले सिरे वाली या नियमित श्रृंखला ओपन एंड सीरीज किसी कहते हैं। खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसे प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी हुई होती। इसे निम्न तालिकाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे देखिए 10 से इसके नीचे की कोई सीमा नहीं है, और बीच में पूरे आ गया, और लास्ट का जो सबसे बड़ा है उसकी 40 से अधिक, इसकी भी ऊपरी सीमा कुछ नहीं है। जैसे पिछले में हमने बताया था 40 से 50, बढ़िया 40 से ऊपर कोई भी हो सकता है, चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000। आगे संचयावर्ती श्रृंखला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को संचयावर्ती श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें आवृत्तियों का वर्ग के अनुसार अलग अलग न होकर संचय रूप में जुड़ते जाते हैं, इन्हें संचयावर्ती कहते हैं। जैसे 1 से कम संचयावर्ती श्रृंखला से इसमें लिखा है से कम संचयावर्ती श्रृंखला, से अधिक आवर्ती श्रृंखला। इसके बाद मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला किसे कहते हैं? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मध्यवर्ती श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें वर्गांतरों को केवल मध्य मूल्य और आवर्ती ही दी हुई है। इसमें तालिका दी थी। उदाहरण में एक उदाहरण के द्वारा ये नीचे एग्जाम्पल लिया, वो देखिए 5 है, ये मध्य मूल्य है, ये आपका 0 to 10 का 20 का है। मिड वैल्यू दे रखी है यहाँ, ये सीरीज हमारी नहीं दे रखी है। यदि हम इसको जो जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, 10 को हम 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। मिड वैल्यू दी है। यहाँ हमारा था 10 से 20 था, इसको हम जोड़ेंगे तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 आएगा, जो ये 15 दिया हुआ है। इसी प्रकार आपका आगे वाले भी इसी प्रकार, ये 25 है तो ये आपका कितना था? 20 से 23, 20 और 30 को जोड़ेंगे आपका 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 25 आएगा। ये 25 आपका यहाँ रखा हुआ है। तो इसी प्रकार आपकी पूरी सीरीज बनेगी। उपरोक्त उदाहरणों में दी गई श्रृंखलाओं के विभिन्न प्रकारों को एक दूसरे से आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, और इन्हें हमारे आने वाले अध्ययनों में आगे 5 जो चैप्टर आएंगे हम उनमें वो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है ज्यादा समय नहीं लेते आपको एक छोटे से संक्षेप में काफी कुछ कराने का प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है आपके लिए बड़ी लाभदायक वीडियो होगी। आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, चढ़ते रहें, और इसी प्रकार आप अपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो आगे। धन्यवाद।